कांग्रेस हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ कि वो कौन सी शख्सियात हैं जो किन शख्सियात की बिना पर या किन इदारों की बिना पर कांग्रेस सोसाइटी में लूट मार कर रही हैं। पहले आरडीए की जो जेली लिस्ट है जिसमें जेली हाउसिंग सोसाइटीज़ का नाम है, उस लिस्ट में से कांग्रेस सोसाइटी यानी कि मारला गार्डन जो है, जो नया नाम उन्होंने रखा है, उसके लिस्ट में से नाम निकालने के लिए 50 लाख रुपया किसे दिया गया। मुबीना तौर पे ये कौन वो शख्सियत हैं, किस तरह से करोड़ों रुपए मुख्तलिफ तरीक़ों से सोसाइटी से लेके और लोगों को मोबिलाइज़ किया गया, इदारों को मोबिलाइज़ करने की कोशिश की, इदारों को ख़रीदने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बागेट और आज जो मैं मौजू आपके सामने रखने लगा हूँ, ये कोई नया मौजू नहीं है। ये पुरानी बात है, कांग्रेस हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो कौन सी शख्सियात हैं जो किन शख्सियात की बिना पर या किन इदारों की बिना पर कांग्रेस सोसाइटी में लूट मार कर रही हैं और किस तरह से पहले आरडीए की जो जेली लिस्ट है, जिसमें जेल साजी के सारे सबूत मौजूद हैं, जिसमें जेली हाउसिंग सोसाइटीज़ का नाम है, उस लिस्ट में से कांग्रेस सोसाइटी यानी कि मारला गार्डन जो है, जो नया नाम उन्होंने रखा है, उसके लिस्ट में से नाम निकालने के लिए 50 लाख रुपया किसे दिया गया। मुबीना तौर पे ये कौन वो शख्सियत हैं जिनको 50 लाख रुपया दिया गया और लिस्ट में से नाम ही ना निकल सका, और किस तरह से करोड़ों रुपए मुख्तलिफ तरीक़ों से सोसाइटी से लेके और लोगों को मोबिलाइज़ किया गया, इदारों को मोबिलाइज़ करने की कोशिश की, इदारों को ख़रीदने की कोशिश की। ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछले जो है 1 दहाई से ज़्यादा अरसा हो गया है इसको, तकरीबन अगर आप कहें कि 15 से 18 साल हो गए हैं इस मामले को चलते हुए, और किस तरह से ये लोग एक-दूसरे को डाच करके, एक-दूसरे को फ्रॉड करके मेंबरान सोसाइटी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं और उनको धोखा दे रहे हैं और उनकी जो जमा पूँजी है उनको उनसे महरूम कर रहे हैं। और ये कोई जो है वो नए लोग नहीं हैं, ये वो पुरानी बॉडी है जिस पे पहले नैब ने मुकदमा दर्ज किया और ये सारी पूरी की पूरी टीम जो है वो जेल गई, और जेल से आने के बाद जनाब बड़े फ़ख्र से वो कहते हैं कि अब दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन डिप्टी कमिश्नर जो कि रजिस्ट्रार हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उन्होंने 48 रूल के तहत इस कमेटी को ख़त्म किया था और पाबंदी आयद कर दी गई थी कि ये लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन इस मरतबा फिर जो है वही शख्सियत जिसने पहले भी लूटमार में हिस्सा लिया और लूटमार की, उस टीम का हिस्सा रहे, जेल गए और वो सेक्रेटरी मुंतखब हुए, उनको 48 रूल के तहत किस तरह से नाअहल किया गया और ये पाबंदी आयद की गई कि वो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन इस दफ़ा फिर वो इलेक्शन लड़े और सेक्रेटरी की सीट पे वो कामयाब हुए, और वही टीम जो पहले सारी जेल गई है, उसका भाई राना फरीद का भाई जो है, वो इस दफ़ा सदर किस तरह मुंतखब हुआ, किस तरह से उन्होंने अपने ही लोगों को ब्लैकमेल किया और उनको सीट से हटाकर खुद जो है सदारत की सीट हासिल की और सेक्रेटरी बने जनाब मज़हर साहब। मज़हर साहब ने किस तरह से लूट मार का ये बाजार गर्म किया, आज उन पे इल्ज़ाम है मुबीना तौर पे कि वो 90 करोड़ से ज़्यादा की करप्शन कर चुके हैं, और इस 90 करोड़ में वो भी पैसे शामिल हैं जो आरडीए में जो जेली लिस्ट आरडीए ने जारी की है, उसमें मारला गार्डन का नाम भी शामिल है, यानी कांग्रेस सोसाइटी का नाम भी शामिल है। तो उस नाम से निकलवाने के लिए उन्होंने 50 लाख रुपया किसको दिया और उसके पीछे कौन था, ये भी मुबीना तौर पे एक बड़ा इल्ज़ाम है। इस हवाले से भी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में डिटेल से बताएँगे कि वो शख्सियत कौन है और उसके पीछे कौन-सा हाथ है, और मज़हर जो है वो किस शख्सियत की बिहाफ़ पर जो आजकल इतनी लूट-मार किए हुए हैं और वो ये समझता है कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। मुतअद्दिद दरख़्वास्तें, बल्कि दर्जनों सैकड़ों दरख़्वास्तें जो हैं उनके हवाले से मुख्तलिफ़ इदारों में दी जा चुकी हैं, जिसमें से नैब है, इसके अलावा एफआईए है और रजिस्ट्रार सोसाइटीज़ है। लेकिन रजिस्ट्रार सोसाइटीज़ के हवाले से मैं बात करूँगा, जो कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद भी हैं। क्या वो ये जानते नहीं हैं 480 जो रूल है, वो किसने लागू किया था? किस तरह से इस सोसाइटी की उस बॉडी को नाअहल करार दिया गया था? वो यही रजिस्ट्रार थे जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, वही जो हैं उस वक़्त भी रजिस्ट्रार थे, उन्होंने ये पाबंदी आयद की थी। अब वो अपने ही अहकामात के पेश नज़र कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं कि उनके जो अपने अहकामात हैं उन पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है। इसी तरह से सैकड़ों ऐसी दरखास्तें हैं जो एसी साहिबान को मार की गई हैं, लेकिन उन पे भी कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। क्या सोसाइटी माफिया इस कदर जो है वो ताकतवर हो चुका है और वो इदारों को अपने उँगलियों पे नचा रहे हैं कि इदारों की क्या वर्त रह गई? अगर नैब में एप्लीकेशन है, नैब ने पहले भी मुकदमा दर्ज किया और इस पे इंक्वायरी की, लेकिन क्या हुआ? वही बॉडी अब दोबारा करप्शन कर रही है, नैब फिर इंक्वायरी कर रही है, तो इसका आगे जाके क्या होगा? लोगों को एतबार
اس طرح سے اداروں پہ اٹھنا شروع ہو گیا۔ اگر ادارے اتنے کمزور رہے، جس طرح میں بات کروں اگر آر ڈی اے کی، تو آر ڈی اے کے نام پہ کون وہ لوگ ہیں جو پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، اور مظہر جو ہے وہ کس بہاف پہ جو ہے وہ ان کو پیسے دینے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور ممبران سوسائٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا ناروا سلوک رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے پلاٹوں کو کینسل کر کے نئی الاٹمنٹ کی جا رہی ہے۔ ایک سوسائٹی کے پاس ایل او پی نہیں ہے، ایک سوسائٹی کے پاس کوئی قانونی جواز ہی نہیں ہے کوئی سوسائٹی بنانے کا یا ڈیولپمنٹ کرنے کا۔ وہاں ڈیولپمنٹ بھی جاری ہے، ڈیولپمنٹ کا سسٹم بھی جاری ہے، لیکن آر ڈی اے جو ہے اس پہ انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ مبینہ طور پہ ملی بھگت کر کے ان سے لمبیاں دہاڑیاں لگانے کے بعد ان کو یہ پرمیشن دی ہوئی ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کرتے رہیں اور کام چلتا رہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ اگر چل رہی ہو تو لوگ پیسے جمع کرواتے ہیں کہ سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، لیکن وہ ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے اور کب تک ہو رہی ہوتی ہے وہ ادارے ہی بہتر جانتے ہیں۔ میری اس حوالے سے جو متعلقہ آر ڈی اے کے انسپیکٹر ہیں طارق، ان سے بھی بات ہوئی، ان سے میں نے بات کی، ان سے میں نے پوچھا کہ کامریج سوسائٹی کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے، تو ان کا موقف تھا کہ میں نے وہاں پہ بالکل جو ہے ڈیولپمنٹ بند کروا دی ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹ کہا جاتا کہ ہو رہی ہے، لیکن ڈیولپمنٹ ہوتی نہیں ہے۔ وہاں پہ سڑک پہ بھی جو کام ہو رہا تھا، طارق کا کہنا تھا کہ میں نے وہ بھی بند کروا دیا، لیکن میں آپ سے ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہوں اس پروگرام میں، وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ لگاتار ہو رہی ہے۔ ڈیولپمنٹ لگاتار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آر ڈی اے مکمل طور پر منسٹری آف کامرس ہاؤسنگ سوسائٹی کی انتظامیہ ہیں جو خاص کر کے سیکٹری سوسائٹیز ہیں، ان کے ساتھ مبینہ طور پہ ملی ہوئی ہے، اور اپنی لمبی دہاڑی لگانے کے بعد انہوں نے اس کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اس سلسلے کو جاری رکھے۔ تو اس طرح کی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ابھی آپ کے سامنے رکھنے لگوں۔ میں پچھلا ایک اشتہار بھی آپ کے سامنے رکھوں گا جو پچھلی دفعہ نیب نے دیا تھا، اب دوبارہ نیب مختلف پبلک نوٹسز جاری کر رہا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اداروں پہ آتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ادارے اس قدر کمزور ہیں، اس مافیا کے آگے بے بس ہیں، یا مبینہ ملی بھگت کر کے وہ بھی اس کہرے خار میں حصہ ڈال رہے ہیں جو ممبران کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا رکھا جا چکا ہے۔ تو آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہ تمام حقائق بھی آپ کے سامنے رکھیں جو اداروں سے متعلق ہیں، جو اداروں نے پہلے کاروائیاں کی ہیں اور اس پہ پھر اب دوبارہ خاموشی اختیار کر رہی۔ اداروں نے پہلے احکامات جاری کیے اور اس پہ اب خاموشی اختیار کر رہی ہے۔ اب جو متعدد درخواستیں ہیں ان پہ کیا عمل درآمد ہو رہا ہے، کیا اس میں پیش رفت ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔